हेलो फ्रेंड्स। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में दो बेस्ट क्वेश्चन गेट 2021 में आए थे आफ्टरनून सेशन में। ये जो दो बेस्ट क्वेश्चन हैं ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड थे? तो ये टॉपिक था सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो इस बार गेट में ऐड हुआ है। ठीक है, नया टॉपिक था और ये नए टॉपिक से दो क्वेश्चन आ गए। दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान थे और दोनों क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो हमने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल बाय याहिया में ऑलरेडी शेयर किया हुआ था। गेट से कई दिनों पहले हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ था ये जो कॉन्सेप्ट है जो इन दोनों क्वेश्चंस में इस्तेमाल होने वाला है। तो देखते हैं वो दोनों क्वेश्चन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है अ प्रिज्मेटिक फिक्स्ड बीम। अब यहाँ पर दो बार फिक्स लिखा हुआ है तो ये कोई किसी ने गलती नहीं की। यहाँ पर फिक्स बीम का मतलब है कि दोनों एंड यहाँ पर फिक्स है, इसका ये मतलब है। मॉडल विथ अ टोटल लम्प्ड मास ऑफ 10 किलोग्राम एज a single degree of freedom SDOF system is shown in figure। अच्छा, और यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया है जिसके अंदर मास जो है वो सेंटर पर लगा हुआ है। मास जो है वो 10 किलोग्राम का है, 10 किलोग्राम का मास लगा हुआ है। इफ़ द फ्लेक्सरल स्टिफनेस ऑफ द बीम इज़ 4 पाई स्क्वायर किलो न्यूटन पर मीटर। ये जो लाइन लिखी है ना, इफ़ द फ्लेक्सरल स्टिफनेस ऑफ द बीम इज़ 4 पाई स्क्वायर किलो न्यूटन पर मीटर, तो यहाँ पर ये लाइन को समझने में ही बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी। वो यहाँ पर क्या समझे लोग कि आधे बीम के लिए 4 पाई स्क्वायर किलो न्यूटन पर मीटर, आधे बीम के लिए 4 पाई स्क्वायर किलो न्यूटन पर मीटर, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा है इफ़ द फ्लेक्सरल स्टिफनेस ऑफ द बीम, यानी यहाँ पर पूरे बीम के लिए आपको स्टिफनेस गिवन है, के की वैल्यू गिवन है 4 पाई स्क्वायर किलो न्यूटन पर मीटर। आपको यहाँ पर k इज इक्वल टू K1 प्लस K2 नहीं करना है। हो सकता है कितने लोग इसको पैरेलल समझकर K1 प्लस K2 कर दिया हो और गलत आंसर आ गया हो। तो आपको यहाँ पर K1 प्लस K2 नहीं करना, डायरेक्टली आपको टोटल k की वैल्यू ही गिवन है, k इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर किलो न्यूटन पर मीटर। आगे लिखा हुआ है इट्स natural frequency of vibration in hertz in integer in the flexural mode will be। अब यहाँ पर हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जैसा कि मैंने कहा कि हमने सारे फॉर्मूला सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऑलरेडी टेलीग्राम पर शेयर कर ही दिए थे गेट से भी पहले, के हो सकता है ये आ सके, और गेट में आ भी गया। 2 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम से आफ्टरनून सेशन में आ गए थे, यानी टोटल 4 मार्क्स का आया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होगा और वो लोग कितने लकी होंगे जिन्होंने ये फॉर्मूलाज पहले से कर लिए थे और इसको अप्लाई भी कर लिया। अगर अप्लाई भी कर पाए एग्ज़ाम में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी Fn इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट k डिवाइड बाई m, ये फॉर्मूला है। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट k डिवाइड बाई m। ये m को थोड़ा अच्छा कर ले हम, चलो ठीक है। अब यहाँ पर k टोटल की वैल्यू दी गई है 4 पाई स्क्वायर, k टोटल की वैल्यू दी गई है, लेकिन यहाँ पर यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, तो ये है किलो न्यूटन पर मीटर में। मास दिया गया है यहाँ पर 10 किलोग्राम। अब डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला लगाना था, पर उसको क्वेश्चन को समझना एग्ज़ाम प्रेशर के अंदर मुश्किल होता है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या करें। अब जब एग्ज़ाम प्रेशर के अंदर ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी। मुझे कई सारे मैसेज आए थे कि हम फॉर्मूला जानते थे लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाए। ख़ास करके लोगों ने जो गलती की है वो ये 4 पाई स्क्वायर के अंदर गलती की है। वहाँ पर लोगों ने 8 पाई स्क्वायर ले लिया, k इज इक्वल टू K1 प्लस K2 करके, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर टोटल स्टिफनेस ऑलरेडी गिवन है, तो K1 प्लस K2 करने की कोई नीड नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये है किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसे अगर मुझे न्यूटन बनाना हो
तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे तो किलोग्राम के अंदर है 10। अब यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन देखो, ऊपर वाले को मैंने न्यूटन पर मीटर में बना दिया, ठीक है। अब ऊपर में है न्यूटन पर मीटर और नीचे है किलोग्राम, और ये इसका अंडर रूट है, ठीक है। यूनिट की बात करता हूँ, ये इसका अंडर रूट है। अब यहाँ पर अगर इसको मैं देखूँ तो देखो कि न्यूटन किसको कहते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और लेकिन ये तो न्यूटन की बात हुई, हमारे पास न्यूटन पर मीटर है, तो यहाँ पर मीटर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं पर मीटर भी लिख सकता हूँ, और नीचे किलोग्राम तो है ही हमारे पास, नीचे किलोग्राम तो है ही। सो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो गया, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा अंडर रूट में 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर, यानी कि 1 डिवाइड बाई एस, और 1 डिवाइड बाई एस को ही क्या कहते हैं, 1 डिवाइड बाई एस को ही क्या कहते हैं, हर्ट्ज़ कहते हैं, ठीक है। 1 डिवाइड बाई एस को ही क्या कहते हैं, हर्ट्ज़ कहते हैं। और यही पूछा गया है कि, तो कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो 1 डिवाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली कन्वर्जेशन किस में हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई एस, 1 डिवाइड बाई एस में हो जाएगा, यानी कि हर्ट्ज़ में हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन में सिर्फ इतना ही करना था, 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10⁻³, और उसके बाद सारा यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको समझा दिया कि न्यूटन पर मीटर किलोग्राम जो बचा था अंडर रूट के अंदर, इसे हम सॉल्व करेंगे किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मीटर, ये जो न्यूटन है, और पर मीटर है तो मीटर मीटर कैंसिल, ऊपर से नीचे से किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, हमारे पास बचा 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर, और अंडर रूट की वजह से ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एस, और उसी को हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेशन की बात करें तो हमें सिर्फ इतना ही करना था, Fn इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ डिवाइड बाई 10। अब देखो यहाँ पर Fn 1 डिवाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाई, अब ये 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई कैंसिल। अंडर रूट की बात करें, अंडर रूट, तो अंडर रूट में हमारे पास 10⁻³ ऊपर है, 10⁻³ ऊपर है, नीचे 10 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 100। सो आवर आंसर Fn विल बी अंडर रूट 100, मतलब 10 हर्ट्ज़। आसान क्वेश्चन था, 2 मार्क्स ले सकते थे आप, लेकिन कोई बात नहीं ले पाए। अभी हम क्वेश्चन को इसीलिए समझते हैं ताकि हम नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें कि आसान क्वेश्चन भी जब गेट में आते हैं तो हमारे लिए थोड़ी दिक्कत खड़ी करते हैं, लेकिन वही बात है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, ठीक है। इतना डिटेल में मैंने देखा वहाँ तक किसी ने समझाया नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जो नए ऐड हुए हैं सिंगल डिग्री ऑफ सिस्टम के रिलेटेड, इसको हम अच्छे से देख लें। सो आपने देखा कि इंटीजर में आंसर मांगा है और इंटीजर में आंसर आ भी रहा है 10, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 पुट करना था और आपका सही आंसर आ जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। जो नए लोग हैं यानी कि 3rd ईयर और 4th ईयर जो अब की बार गेट देने वाले हैं, वो यहाँ पर अप्रोच को समझे कि कैसे यहाँ पर अप्रोच होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन आया था कुछ इस तरह, single story building model is shown in figure. The rigid bar of mass m is supported by 3 massless elastic columns whose ends are fixed against rotation. For each of the column, the applied lateral force P and corresponding moment M are also shown in figure. The lateral deflection of the bar is given by delta is equal to PL³ divided by 12EI, where L is the effective length of the column, E is Young modulus of elasticity, and I is the area moment of inertia of the column cross section with respect to neutral axis। और यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, बिल्डिंग मॉडल लिखा हुआ है और वहाँ पर 3 कॉलम हमें दिख ही रही है और उसका जो लेटरल डिफ्लेक्शन जो प्रोफाइल है वो भी गिवन है।
अब क्या करना क्या है, फॉर द लेटरल डिफ्लेक्शन प्रोफाइल ऑफ द कॉलम एज शोन इन फिगर, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम फॉर हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन इज। ठीक है, आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यही अगेन सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी WN इज इक्वल टू √K डिवाइड बाई M यहाँ पर लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पर ऑप्शंस भी गिवन थे। ऑप्शंस के अंदर रेडियन पर सेकंड लिखा हुआ, तो डेफिनेटली हम WN और या तो ओमेगा n कह दो, ओमेगा n इज इक्वल टू √K डिवाइड बाई M वाला कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। तो ये ऑलरेडी हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर ही चुके थे कि ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू √K डिवाइड बाई M। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब यहाँ पर पूरे क्वेश्चन के अंदर एक ही स्टेप है। देखो, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इतना बड़ा जो क्वेश्चन था, इसके सॉल्यूशन के अंदर एक ही स्टेप है, WN इज इक्वल टू √K डिवाइड बाई M। यही लगाना है कि अगर हमने फाइंड आउट कर लिया। और मास, अब यहाँ पर हमने एक बात देखो कि कोई क्वांटिटी यानी वैल्यू नहीं है, 100, 50, 100, 200 ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। बस आपको K और M के फॉर्मेट में ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्योंकि ऑप्शंस भी सारे कुछ इस तरीके से गिवन थे। बस यही फॉर्मूला के अंदर अगर आपने K निकाल लिया तो आपका आंसर आ गया। K निकाल लिया तो आपका आंसर आ गया। अब K निकालने के लिए क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो K हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। K जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी होता है और सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए भी होता है। K जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी होता है और सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए भी होता है। यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है 3 कॉलम्स जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ऑब्वियस बात है कि कॉलम जो है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तो नहीं ही होगी। और हमें दिख ही भी रहा है कि कॉलम जो है, तीनों कॉलम क्वेश्चन में भी हमने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हमें तीनों कॉलम का जो स्टिफनेस है उसका समेशन करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो ऐसा ही होता है भाई। अब बात ये है कि K1 प्लस K2 प्लस K3 हम निकालेंगे कैसे। बहुत ही आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन इसलिए आसान हो गया क्योंकि हमें इंडिविजुअल कॉलम का डिफ्लेक्शन जो है, लेटरल डिफ्लेक्शन, वो गिवन है। अब ये लेटरल डिफ्लेक्शन पढ़ने की वजह से जब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ये जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो नहीं है। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में भी एक नया टॉपिक ऐड हुआ था, जिसके अंदर कौन सा लेटरल डिफ्लेक्शन के रिलेटेड ही था। हाँ, लेटरल डिफ्लेक्शन ऑफ पाइल। तो कितने लोग ये लेटरल रिफ्लेक्शन समझा, उन्होंने ये कुछ इस तरीके से देखा, बड़ा क्वेश्चन है तो छोड़ दिया और फिर आंसर तो नहीं ले पाए और 2 मार्क्स तो वैसे ही चले गए, क्वेश्चन छोड़ दिया। तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हमें लास्ट के लिए रहने देना है और लास्ट में थोड़ा देखना है कि ये इसका अप्रोच क्या रहेगा। अप्रोच काफ़ी सिंपल है, हमने सभी ने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इस तरीके से होता है। मैं आपको ये बताता हूँ कि अप्रोच कैसे करना है और सोचना कैसे है जब आप कोई नए क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो ऑब्वियस बात है कि सभी लोगों के लिए नया क्वेश्चन था, ऐसा पहले कभी गेट में आया ही नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक ही पहली बार ऐड हुआ है। तो सोचना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमने सबसे पहले नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये हमें पता था, फिर हमने देखा कि K जो है वो यहाँ पर हमारे पास पैरेलल सारे कॉलम हैं, तो पैरेलल के लिए K1 प्लस K2 प्लस K3 होता है। और क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात ये है कि इंडिविजुअली हमें यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिया हुआ है डेल्टा इज इक्वल टू PL³ डिवाइड बाई 12EI। ये क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन है कि इंडिविजुअल अगर कॉलम की बात करें तो उनका जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ इस तरीके से, डेल्टा इज इक्वल टू PL³ डिवाइड बाई 12EI। अब यहाँ से हम स्टिफनेस कैसे निकालेंगे। स्टिफनेस का सिंपल मतलब ये होता है कि आपने जो लोड अप्लाई किया उसको रेजिस्ट करने का पावर जो है वही स्टिफनेस है। कहने का मतलब ये कि स्टिफनेस इज नथिंग बट P डिवाइड बाई डेल्टा। ठीक है, P डिवाइड बाई डेल्टा, यही तो स्टिफनेस है। हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी पढ़ते थे कि
जहाँ पर लोड अप्लाई हुआ है, जहाँ पर एक्शन अप्लाई हुई है, उसको अगर हम रेशियो ले विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट या तो यूनिट डिफ्लेक्शन कह दें, तो उसी को हम स्टिफनेस कहते हैं। सो के इज इक्वल टू पी बाई डेल्टा। तो जब हमें ये पता है स्टिफनेस इज इक्वल टू के इज इक्वल टू पी बाई डेल्टा, तो यहाँ से क्या पी बाई डेल्टा निकाल सकता हूँ? डेफिनेटली निकाल सकता हूँ। सो 12 EI डिवाइड बाई एल क्यूब इज इक्वल टू पी बाई डेल्टा इज इक्वल टू के। तो एक कॉलम के लिए ये हो जाएगा के इज इक्वल टू 12 EI डिवाइड बाई एल क्यूब, एक कॉलम के लिए। जब एक कॉलम के लिए हुआ, मान लो कि पहली कॉलम के लिए ये स्टिफनेस की वैल्यू है, मान लो कि पहली कॉलम के लिए ये स्टिफनेस की वैल्यू है, तो मैं लिख सकता हूँ कि K1 इज इक्वल टू 12 EI डिवाइड बाई एल क्यूब इज इक्वल टू, और क्योंकि सारी कॉलम पैरेलल में है तो सभी के लिए जो K1 की वैल्यू होगी वही K2 की वैल्यू होगी और वही K3 की वैल्यू होगी। जब K1 इज इक्वल टू 12 EI डिवाइड बाई एल क्यूब आया तो यही K2 के लिए भी आएगा और यही K3 के लिए भी आएगा, ठीक है, क्योंकि सारी कॉलम जो है वो फिक्स है दोनों एंड से, और सारी कॉलम का जो डिफ्लेक्शन प्रोफाइल है वो भी सेम है, ठीक है। तो लेटरल डिफ्लेक्शन प्रोफाइल ऑफ एनी कॉलम वो भी दिया गया है कि एक कॉलम के लिए, और वहीं से हमने डिफ्लेक्शन से ही हमने स्टिफनेस पर गए, और एक कॉलम की जब हमें स्टिफनेस पता चल गई, मान लो कि कॉलम 1 की, तो हमने उसे कह दिया K1 इज इक्वल टू 12 EI डिवाइड बाई एल क्यूब, और इसी तरीके से K2 एंड K3। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये कि अब हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, और एक बार हमने ये फाइंड आउट कर लिया फिर तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अप्रोच को समझिए, नए क्वेश्चन के अप्रोच को समझिए कि कैसे हम रास्ता निकालेंगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का। हमें अब यहाँ से के पर जाना है, टोटल की वैल्यू निकालेंगे सारे को समेशन करके, इसे हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि हमें करना क्या है। सो हम के इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3, सो 12 EI डिवाइड बाई एल क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूँ, 3 बार है ना, K1 प्लस K2 प्लस K3, और तीनों की वैल्यू सेम है तो एक की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई बाई 3। बहुत ही आसान है भाई, अब इंजीनियर इतना तो समझेंगे कि यहाँ से 12 EI बाई एल क्यूब एक की वैल्यू है, 3 बार करनी है तो मल्टीप्लाई बाई 3 करने के, बिकॉज K1 प्लस K2 प्लस K3 करना है। सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो K की वैल्यू हो जाएंगी 36 EI डिवाइड बाई एल क्यूब, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36 ही होता है। जब हमने 36 EI डिवाइड बाई एल क्यूब कर लिया तो अब हमें कोई नहीं रोक सकता नेचुरल फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए। सो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन कह दो या WN कह दो, 36 EI डिवाइड बाई एल क्यूब, और m तो भूलना ही नहीं, m तो है ही ये m, ठीक है। यहाँ पर k की वैल्यू हमने रखी 36 EI डिवाइड बाई एल क्यूब मल्टीप्लाई बाई n। सो अगर सिंप्लीफिकेशन करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सो ओमेगा एन इज इक्वल टू 36 अंडर रूट में से निकलेगा तो 6 बच जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास बचेगा EI डिवाइड बाई एल क्यूब m रेडियन पर सेकंड, ओमेगा रेडियन पर सेकंड में ही होता है। हो गया आपका आंसर, ऑप्शन मैच करता था, यही ऑप्शन मैच कर रहा है जो गेट के अंदर दिया गया था। आसान क्वेश्चन था। आसान तभी होगा जब हमने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा और हम क्वेश्चन देखकर डर नहीं गए होंगे। गेट ये बहुत सारों से गेट की पुरानी टेक्निक है कि क्वेश्चन को ऐसा रिप्रेजेंट करेगा, जैसा कि ये क्वेश्चन आपकी मिसाल है, क्वेश्चन को ऐसा रिप्रेजेंट किया कि भाई हमसे तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, ऐसा रिप्रेजेंट किया। लेकिन जब हमने सॉल्यूशन को समझा देखा तो अब आप भी फील कर पा रहे होंगे कि नहीं यार ये क्वेश्चन डुएबल था, सॉल्व कर सकते थे, बस थोड़ी सी रिक्वायर थी पेशेंस की, और एक शांत दिमाग से हम सोचे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। सही सॉल्यूशन यही है, ओमेगा इन इज इक्वल टू 6 अंडर रूट EI डिवाइड बाई एल क्यूब m। तो आपको पता क्या चला, आपको पता ही चला कि 2 बेस्ट क्वेश्चन तो हमने देखे, ये तो पता चल ही गया, और उसका सॉल्यूशन था वो भी पता चलेगा। लेकिन अब आपको यहाँ पर पता चलेगा इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीग्राम,
ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ टेलीग्राम, क्योंकि हमने ये सारे फॉलोइंग जो है वो ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल ही दिए थे एग्ज़ाम से पहले कि हो सकता है ये नया टॉपिक है तो आ जाएगा। तो आपको हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंस समझना है। जो भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो या टेलीग्राम हो, इंपॉर्टेंट होगा सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड डेफिनेटली, पर्टिकुलरली गेट एंड ईएसी के लिए। आप उसको देखिए, अच्छे से समझिए, नोट डाउन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।